लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरबंश राय बच्चन जी के इस कविता को चरित्रार्थ किया है यहाँ पर नव्या ने। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन नेवी में जो उनका सिलेक्शन हुआ कैसे हुआ। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपका इंडियन नेवी में जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए। नमस्ते, धन्यवाद आपका बहुत सारा। कितने अटेम्प्ट किया आपने और आपने इस मकाम को हासिल किया, उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी? नेवी के लिए 5 दिन का इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको 5th डे तक कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये मेरा 5th कॉन्फ्रेंस था। 4th कॉन्फ्रेंस में मैं लास्ट डे तक आउट हो गई थी, तो ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था जिसमें मैं सेलेक्ट हुई। 4 अटेम्प्ट के बाद भी हौसले टूटे नहीं? मैंने एक लाइन पढ़ी थी जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहती थी कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। और आई थिंक वो एक मोटिवेशन हमेशा मेरे दिमाग में रहता था जिसने मुझे आगे हमेशा बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। और मैंने कोशिश अपनी जारी रखी और आज मैं सेलेक्ट हो गई। किसको आइडियल मानती हैं आप? किसी को आइडियल तो मानती होंगी, उस आइडियल को देख करके आगे बढ़ी? मेरे आइडल मेरे मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि मैंने इनको ही शुरू से देखा है कि इन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है। हम 4 बच्चे हैं और आपको ही पता होगा कि आजकल के टाइम में 4 बच्चों को पढ़ाना, और हम सब बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यही मेरे आइडल रहे हैं, इनको ही देख के मैं प्रेरित हुई थी। जब भी कभी भी कोई डिमोटिवेशन या ऐसे कुछ होता था तो हमेशा पापा को देखती थी कि कितनी मेहनत करते हैं, और मम्मी से प्रेरणा लेती थी। तो वही मेरे आइडल रहे हैं। अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये शहर अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई भी हुआ IAS PCS की बात होती है तो पहले इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है वहाँ लोग जाते थे। इंजीनियरिंग की बात होती है तो कोटा, और मेडिकल की बात होती है तो कोटा जाते हैं। और भी होता है, अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाना है तो बेंगलोर की तरफ लोग रुख करते हैं जी। तो फिर आप गोरखपुर से रह करके ये तैयारी कैसे किया? देखिए, तैयारी तो का तो ये है कि अगर आपके दिमाग में आपका लक्ष्य है कि आपको ये करना है, तो आपके लिए फिर शहर मैटर नहीं करता है। आप गोरखपुर में रहें, आप प्रयागराज रहें, आप कोटा रहें, आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप वहाँ भी जाके आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और इसका बस एक ही, किसी भी फील्ड में जाने का बस एक ही राज है, और वो है मेहनत। और लोग उसको भाग्य से भी जोड़ देते हैं, बट मुझे लगता है कि मेहनत ही इज़ द की। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, भले देर से मिलेगी बट मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी, और इंडियन नेवी दोनों 2 दिशाएं कैसे कोप करती हैं? नहीं, मैंने अपनी जो बीटेक है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, और इंडियन नेवी जो है उसमें बेसिकली ये ना पढ़ी लिखी वाली फ़ौज मानी जाती है। तो इसमें अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक टेक्निकल एंट्री ही है जिसमें मैं जा रही हूँ, और मेरा सिलेक्शन भी जनरल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल के लिए ही हुआ है। तो मैंने अप्लाई भी उसी ब्रांच के लिए किया था। बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि पहले मैं सिर्फ एक इंजीनियर थी, बट अब मेरे कंधों पे एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो भी मेरा इंजीनियरिंग मैंने सीखा है और जो मैं वहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग करके सीखूँगी, वो मुझे मेरे लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि उससे मेरे लिए इतने जो भी हमारी आबादी है उसकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, बट प्रोफेशन जो लर्निंग मेरी रही है मेरे बीटेक में, वो मुझे डेफिनेटली काम आने वाली है इंडियन नेवी में। अगर हम फौज की बात करते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे आर्मी हो या नेवी हो जी, तो एक बात आती है NDA और दूसरी होती है CDS। ये क्या है? ये NDA और CDS ये क्या है? ये कैसे एग्ज़ाम है? कौन लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं? आप किस एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई करके गई? हाँ, तो NDA और CDS जो है वो बेसिकली UPSC कंडक्ट कराता है, और NDA जो है उसमें 12th वाले बच्चे बेसिकली अपीयर हो सकते हैं, और जो CDS है उसमें आपके पास एक टेक्निकल एंट्री, ग्रेजुएट एंट्री होनी चाहिए, नॉट टेक्निकल बट ग्रेजुएट एंट्री होनी चाहिए, वही लोग अपीयर कर सकते हैं। मेरी जो एंट्री रही है वो मेरा जो बीटेक था उसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ मेरा,
और उसके बाद 5 दिन का इंटरव्यू होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो अलग पूरे देश में अलग अलग जगह पे है। तो मेरा सिलेक्शन नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम से हुआ था। तो वहाँ पे ये बहुत ही अलग तरीके का इंटरव्यू है। आपने सुना होगा इंटरव्यू 1 दिन का होता है, आधे घंटे 1 घंटे का होता है, बट ये फ़ौज थोड़ा अलग ही चलती है। तो इनका 5 दिन का इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो उसमें गिने चुने लोग होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। इन 5 दिनों में ग्रुप डिस्कशन और ये सब क्या क्या चीज़ होता है? 5 दिन इतना लंबा इंटरव्यू, किसी एक टॉपिक पर अलग अलग डेज में अलग अलग मॉड्यूल होता होगा, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। तो 5 दिन का ऐसा होता है कि पहले दिन आप जो होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जितने भी लोग तो बैचेस होते हैं, तो जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे बैचेस दिए जाते हैं। एक बैच में 250-300 के अप्रॉक्सीमेटली रिपोर्टिंग होती है। और उस दिन पहले दिन क्या होता है कि आपको पिक्चर एक फ़ोटो दिखाई जाती है, उस फोटो पे 30 सेकंड के अंदर आपको दिखाई जाती है और 3 मिनट के अंदर आपको स्टोरी लिखनी होती है, कहानी लिखनी होती है, कोई भी इमेजिनरी स्टोरी जो आपके बहुत सारे ऑफिसर्स क्वालिटीज़ दिखाती हैं कि आप एज ए लीडर कैसे हैं, आपका थॉट कैसा है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, आप किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ों पे बेसिकली देखा जाता है। और उसके बाद फिर आपको बैठा के ग्रुप डिस्कशन होता है और फिर वहाँ पे वो आपकी कम्युनिकेशन देखते हैं कि आप बोलते कैसा है, आप कहीं लोगों के बीच में डर तो नहीं जाते, आपके अंदर करेज कैसा है, आप अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं। तो ये सब फैक्टर्स चेक किए जाते हैं और उसके बेसिस पे उतनी रिपोर्टिंग, सपोज 250 रिपोर्टिंग हुई है तो 250 में से 15 या 20 लोग पहले दिन सेलेक्ट होते हैं और बाकी सबको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड डे जो होता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में सेम बहुत सारे नंबर ऑफ़ सेट्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। वो 2 घंटे का टेस्ट होता है और वो कंटिन्यूस टेस्ट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता है, उसमें कोई भी जैसे हमारे में कमांडर रैंक के या फिर लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के ऑफिसर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो आपसे आपकी लाइफ, आपके जर्नी और आपकी एजुकेशन और हर एक चीज़, आपकी लाइफ का एक एक चीज़ वो जानने की कोशिश करते हैं और वो आप देखना चाहते हैं कि आप फ़ौज के लिए फ़िट हैं कि नहीं, क्योंकि फ़ौज ज्वाइन करना सिर्फ एक इट्स नॉट अ जॉब, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आंकना कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सक्षम हैं कि नहीं, दैट्स व्हाट वो देखना चाहते हैं। और आपके अंदर वो ऑफिसर वाली बात है भी कि नहीं, आप उस रैंक को संभाल सकते हैं कि नहीं, तो वो एक चीज़ देखते हैं। उसके बाद होता है ग्राउंड टास्क होते हैं, उसमें आपका फ़िज़िकल स्टैमिना चेक किया जाता है, आपकी करेज, आपकी ब्रेवरी, आप कहीं हाइट से डरते तो नहीं हैं, आप ग्रुप में अगर कोई प्लानिंग, मिलिट्री प्लानिंग दे दी गई तो आपका रिएक्शन कैसा होता है उस टाइम पे, आप कैसे ग्रुप को आगे ले जाते हैं, ग्रुप को बचाते हैं कि नहीं, कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि अकेली भीड़ में चले गए और पीछे अपनी सेना को छोड़ दिया। तो ये सब फैक्टर्स वो चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। 15 क्वालिटीज़ होती हैं, उस पर वो अपना डिसीजन बनाते हैं। वो 2 दिन के लिए होता है, तो इस तरह से 5 दिन कंप्लीट होता है। 5th डे कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 12-15 ऑफिसर्स बैठते हैं राउंड टेबल में और वो सब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और वो ऑलरेडी अपना डिसीजन बना चुके होते हैं। तो ये जो 5th डे जो होता है वो सिंपल जैसे इंटरव्यू होता है, सिंपल वो इंटरव्यू आखिरी दिन। हाँ, वो पहले वो 4 दिन अगर स्क्रीनिंग चल रही है उसमें आप पास आउट हो गए हैं तो फिर 5वें दिन ये नंबर आता है। 5वें दिन आपका कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें आपका डिसीजन ऑलरेडी बन चुका होता है कि कौन से बच्चों को लेना है, किसको नहीं लेना है। बस वो आपसे थोड़े बहुत सवाल पूछता है, अगर उनको किसी में डाउटफुल रहता है कि अच्छा शायद इसको 1-2% मुझे डाउट है तो वो उससे थोड़ी और बातें करते हैं, वरना फिर वो डायरेक्ट आके हमें एक चेस्ट नंबर दिया जाता है जिसमें हमारे वहाँ पे फ़ौज में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बराबर देखा जाता है, तो आपको आपके नाम से नहीं, आपको आपके नंबर से बुलाया जाता है। तो जैसे मेरा चेस्ट नंबर 26 था तो मुझे 26 चेस्ट नंबर 26 ऐसे बुलाते थे, तो वो नंबर से बुलाते हैं और उसके बाद फिर आपका नाम आता है और फिर आपको पता चलता है कि आप रिकमेंड हुए हैं कि नहीं। फ़ौज में एक धारणा है कि एक फ़ौज में जाने के लिए एक हाइट होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी धारणा है कि अगर वो हाइट नहीं है तो फौज में आप जा नहीं सकते। ये पुलिस हो, प्रोविंशियल पुलिस हो या प्रोविंशियल आर्मी हो या फौज हो, कहीं पर भी। तो क्या ये भी एक फैक्टर है वहाँ पे? देखिए, धारणा तो ऐसी कुछ नहीं है। क्या होता है कि लोग पढ़ते नहीं है ढंग से और कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेके चले आते हैं और फिर वही बताने लगते हैं। हम लोगों ने बहुत से वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर स्क्रीनिंग हो रही है, सब बच्चे आ रहे हैं, एक वो उन्होंने मार्क लगाया वो बेसिकली वो जो होती है ना, वो सोल्जर्स एंट्री के लिए होती है। मेरा ऑफिसर एंट्री के लिए है। ऑफिसर एंट्री और सोल्जर एंट्री बहुत डिफरेंट होती है। तो सोल्जर्स में भाग दौड़ और ये सब अलग एंट्री होती है। ऑफिसर्स में ऐसा होता है कि आपका आपको ऐसा नहीं है कि आप 4 फीट के हैं तो यू वुड बी एलिजिबल। एक स्टैंडर्ड हाइट है
बट ऐसा नहीं है कि आपको 6 फीट का ही होना है तभी यू आर एलिजिबल, वो एक फैक्टर नहीं है, एक स्टैंडर्ड हाइट चाहिए बस। अच्छा, हमने सुना है कि एनडीए जो क्वालिफाई करते हैं उनको सीधा सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा दिया जाता है, लेकिन सीडीएस क्वालिफाई करने के बाद कौन सा फर्स्ट रैंक मिलती है? एनडीए करके सेकंड लेफ्टिनेंट जैसी कोई रैंक अब नहीं है, पहले होती थी, अब मेरी हो सकती जानकारी पुरानी हो। हो सकता है, तो वो अभी लेफ्टिनेंट हो गई है, तो दोनों सेम ही है। एनडीए से क्या होता है कि जो कोर्स होता है वो बढ़ जाता है, 4 साल का कोर्स होता है। एनडीए करने के बाद 4 साल का वहाँ इंटरनल कोर्स करना ही करना है। हाँ, वो 3 साल का एनडीए में होता है और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होता है। सीडीएस के बाद से आपका 1 ही साल की होती है, क्योंकि जैसे मैं ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू जा रही हूँ तो मेरा 1 साल का ट्रेनिंग है। अगर मैं एनडीए के थ्रू जाती तो मेरी भी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, बस यही एक फ़र्क है। बाकी रैंक्स सेम होती हैं, लेफ्टिनेंट, उसके बाद आगे का चला जाता है कैप्टन, मेजर, जो भी होता है आर्मी में। गोरखपुर से विशाखापट्टनम सफ़र कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैं जॉब भी करती थी इससे पहले। स्कूलिंग आपकी यहीं से हुई? हाँ, मेरी स्कूलिंग यहीं से। एजुकेशन पूरी यहीं से हुई? नहीं, मेरी इंजीनियरिंग यहाँ से नहीं हुई है, मैंने अपनी 12th तक पढ़ाई यहीं से की। इंजीनियरिंग कहाँ से हुई? इंजीनियरिंग मैंने पुणे से की है। तो गोरखपुर से पूना, पुणे से विशाखापट्टनम, उसके बाद एक मकाम, सफ़र कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा, और पुणे विशाखापट्टनम तो काफ़ी कम है, मैंने और भी शहर देखे हैं बट यही है कि काफ़ी एक्सप्लोर करने को मिला। मैं काफ़ी ट्रैवलिंग पसंद भी करती हूँ, तो ये इन सब जगहों पे जाके मैं अच्छा लगता था, नए लोगों से मिलना, नई चीज़ एक्सपीरियंस करना। आप बाहर जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप इन्हांस भी होती है, तो मुझे लगता है वो भी एक फैक्टर रहा है मेरी कहीं ना कहीं सिलेक्शन में। आप आगे बढ़ते हो, आप कहीं जाते हो तो आप खुद से चीज़ें करते हो, आप डिपेंडेंट नहीं होते हो किसी पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के जो यंगस्टर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे फौज में जाने की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? लगे रहो, अपना काम करो, फल की चिंता मत करो, मेहनत करो, और मेरा दिल से ये मानना है कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, तुम खुद भी नहीं रोक सकते। अगर तुम इतनी मेहनत करोगे ना, तो फिर कहते हैं ना कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कायनात भी तुम्हारी मदद करे, तो वो एक चीज़ मुझे लगता है हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करना ना छोड़ें, चाहे जो भी सिचुएशन। अगर आपने कुछ ठान लिया है तो पहले तो ठानो मत, पर अगर ठान रहे हो तो फिर उसे करके ही दम लो। पहले तो ठानो मत, अगर ठान लिया है तो उसको करके ही दम लो, और जब आप ठानोगे तो सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी, मगर वो ठानना एक जुनून होना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद हैं, आइए उनका वर्जन जानते हैं। क्या कैसा आपको लग रहा है, आपकी बेटी जो है इस रैंक पर आई है और सफलता आपके द्वारे आकर के खड़ी है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इतना मेहनत की है कि इस लायक बनी है, और फिर जब ये इस लायक बनी है तो हमको भी बहुत गर्व हो रहा है, जो कि कभी हम सोचे भी नहीं थे कि इतना हमको खुशी और गर्व महसूस होगा। ये परेशान नहीं करती थी? नहीं, परेशान नहीं करती थी, और बच्चों का तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि वो बदमाशी करेंगे ही करेंगे। हम 5 साल 6 साल पीछे जाते हैं, 10 साल पीछे जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता था कि ये इस मकाम तक पहुँचेगी? नहीं, उसके पहले, लेकिन इसका शुरू से ही था कि कूदना फानना इधर उधर, मतलब बहुत, मतलब नटखट शुरू से थी? हाँ, शुरू से थी, परेशान करती थी शुरू से? वो परेशानी और ये परेशानी अलग होती है। खाने में परेशान करती थी। बच्चे अलग से शैतानी करते हैं, मारपीट रोना गाना वो सब नहीं था, मारपीट नहीं था, लेकिन अपने अधिकार के लिए ये शुरू से लड़ती थी। मारपीट वाली जगह पहुंच गई? नहीं, अपने देश के लिए तो जान देने के लिए तैयार है। तो एक वही तो कह रहे हैं, अपने अधिकार के लिए तो ये हमेशा के लिए लड़ती थी। अब ये कहिए कि झूठ में लड़ना, वो चीज इसके अंदर, अगर इसकी गलती रहती थी तो मान लेती थी, नहीं गलती है तो नहीं मान। एक बहुत पर्सनल सवाल, जब आपको पहली बार पता चला कि आपकी बेटी इस सिलेक्शन हो गया उसका इंडियन नेवी में, तो आपकी अंतरात्मा और आपका अंदर के विचार क्या थे, कैसा महसूस हुआ? उस समय तो हमको कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ रोने के सिवाय कि हमको क्या मिल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मिल गया, इस लायक हम थे या नहीं थे। तो फिर अपने आप को समझाया, नहीं मेरी बेटी ने मेहनत किया है इसलिए ये चीज मिला है। फिर उसके बाद खुशी अपार हो गई, और उस खुशी को हम बयान नहीं कर पा रहे थे। तो रिश्तेदारों का भी कुछ रिएक्शन रहा होगा? हाँ, बहुत रहा। वो भी रिश्तेदार आए होंगे जो कभी आते नहीं थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी किसी से मिले नहीं,
और रही बात जो हमारे अपने प्रश्न मतलब हमसे जो लगे हुए हैं, उनका तो बहुत अच्छा रिएक्शन। अभी हम रिश्तेदारों से ही बात करते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं, ये इनकी बड़ी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक मेडिकल ऑफिसर हैं और नव्या का कहना है कि उनकी सफलता में बहुत ज़्यादा हाथ इनका रहा है। आपका कैसे हाथ रहा है? वो मेडिकल, आप मेडिकल, वो इंजीनियरिंग, दोनों में फ़र्क है। जी नमस्ते। इनका जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर जो है वो तो एग्जैक्टली यही दे पाएंगी, बट ये जो कहना चाह रही है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ उसका मतलब ये है कि इंस्पिरेशन, इनकरेजमेंट, कोई भी आप अगर एग्जाम देते हो इस तरीके का तो आपको एक मोटिवेशन की बीच बीच में जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो एक मोरल ड्यूटी होती है आपके फैमिली की, आपके बड़े होने की, कि आप जो है एनकरेज करते रहो अपने भाई-बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, कि नहीं जो तुमने ठाना है वो सही है और तुम्हें करना ही करना है। जैसे कॉन्फ्रेंस आउट होके कभी आती थी ये तो बोलती थी दीदी ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा मोरल डाउन इसका रहता था। तो मैं एक वाक्य में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ सच में, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने इसे ये शब्द बार-बार बोला, ये सेंटेंस, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम विश्वास रखो, नेक्स्ट दो और तुम करो। इसके पैर में कई बार चोट वो वगैरह भी लगी क्योंकि वहाँ पे एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह और फिज़िकल चीज़ें होती हैं। तो उसपे ये बोलती थी कि दीदी अब क्या करूँ? करूँ, ना करूँ? कई बार इसने मेरे से पूछा। तो मैंने बोला कि हाँ, बिल्कुल तुम्हें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है, तो तुम्हें करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसके पैशन को, इसके हार्ड वर्क को, एक परसिवरेंस वर्ड है कि निरंतर, मतलब निरंतर जो ये लगी हुई थी कि नहीं करना है, इतनी चोट लगने के बाद, इतनी बार आउट होने के बाद भी। तो एक जो एनकरेजमेंट, एक मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। तो उसमें शायद इनके कहने का मतलब होगा कि उसमें मैंने इनको एनकरेज किया है। और मतलब और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जॉब के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको जॉब भी मैनेज करना है और ये एग्ज़ाम कोई हल्का-फुल्का एग्ज़ाम तो है नहीं। इसमें आपको जैसा कि बताया 5 दिन का सब सब कुछ होता है, इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता। तो वो एग्ज़ाम और जॉब को साथ में लेके जाना, मतलब चलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप और खुद मेडिकल फील्ड से इनको इंजीनियरिंग में भेज दिया। हम चारों भाई-बहन अलग-अलग फ़ील्ड से हैं। इसमें तो पापा से पूछना होगा ऐसा क्यों हुआ? जिसका जिसमें इंटरेस्ट था, मेरा डॉक्टर शुरू से ही, डॉक्टर बनना था मुझे, तो वो था, इनका इंजीनियरिंग था। तो इस जैसे ये जो हमारी सफलता है, इनकी सफलता है, इसमें मम्मी-पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ को अगर अच्छे से सींचो तो वो फल बहुत अच्छे देता है। तो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं। मतलब मैं ये मतलब एटीट्यूड नहीं शो कर रही, मैं एक रियल बात बता रही हूँ। क्योंकि उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम लोग, उसके बावजूद पापा ने हम चारों बच्चों को, मम्मी ने बहुत अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश करी। मतलब खड्डा से उठ के हम लोग गोरखपुर आए, फिर गोरखपुर से जिसका जो था वहाँ पे भेजा उनने। तो इस तरीके से उनका काफ़ी रोल इन दोनों लोग का रहा है। और इनकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हैट्स ऑफ कि हमेशा लगी रहीं और मुकाम तक पहुँच गई जो इन्हें चाहिए था। आप इनकी बड़ी बहन हैं? जी। लगती छोटी हैं। लगती हूँ। हाँ, वो जीन्स में है, मेरे पापा भी मेरे छोटे ही लगते हैं। आइए, यहाँ पर इनके कुछ रिलेटिव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप नमस्कार, आप आनंद कुमार। आप इनके कौन हैं? हम इनके फूफा हैं। जब आपको ये सूचना मिली, आपको कैसा लगा? जब से सूचना मिली तब से हम यहीं पे हैं और जितना भी धरना दे दिया यहीं। हाँ, जितना हो पा रहा है मैक्सिमम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है। और जिस जो अब एनकरेज करने की क्या ज़रूरत है? अब तो मकाम पे हासिल कर अभी, लिया। अभी स्टार्टिंग है, यहाँ से तो असली मकाम शुरू होता है। दिस इज जस्ट गेट टू एंट्री इनटू दिस फील्ड। और जैसा इसने अभी बताया है कि किसी चीज को ठानो नहीं, और ठानो तो उसको पकड़े रहो, उसके पीछे उसको छोड़ो नहीं। ये 100% चरितार्थ हुआ है और इसने इसको करके दिखाया है। तो बस आप आखिरी सवाल यहीं पर कंक्लूड करेंगे, जो भी मकाम हासिल हुआ है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे आपका नेवी में हो, एक लाइन में इसका श्रेय किसे देंगे? मम्मी, पापा, भाई-बहन और मेरा एक दोस्त है उसको। आपका नाम कहीं नहीं आ रहा है। भाई-बहन बोले तो ये भी आती है। बहन तू। अभी तो ये बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा श्रेय आपका है। अभी मैंने आप बोला इसका चौथे भी- नंबर पे पहुंच गए। इसका भी योगदान है। चलिए, ये थी नव्या, हम इनसे बात कर रहे थे, इनके अनछुए पहलू को जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस मुसीबत और किस तरह से संघर्ष करके ये मकाम हासिल किए हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।